तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यहां पर हम इस चैप्टर में इसको देखेंगे। देखिए, अगर सिंपल हम क्या करें, एक कोई सा भी कंडक्टर ले लिया हमने और इसके अराउंड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर लपेट दिया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, अगर आपने यहां पर कुछ आयरन पीसेस रख दिए, छोटे छोटे आयरन के पीसेस रख दिए और इसको अगर आप इसके पास ले जाओगे तो ये इससे अट्रैक्ट होंगे और इससे क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो वो कैसे आती हैं, इसमें क्या होता है, इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। देखिए, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैरी करने वाले सब्सटेंसेस के पास अगर लेके जाते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं उससे। जैसे अगर आप किसी आयरन को, कोबाल्ट, निकेल, इनको अगर आप किसी मैग्नेट के पास ले जाओगे तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे। देखिए, मैग्नेट होता क्या है, एक तरीके का बार है, एक रेक्टेंगुलर बार होता है। इसके पास कॉर्नर एंड्स में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो यहां पर अगर इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, किसी बार मैग्नेट की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर सेम पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल और साउथ पोल, इनको जब भी आप एक साथ ले जाने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर आपने अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास ले जाए, अगर आपने क्या किया, एक साउथ पोल लिया और एक साइड नॉर्थ पोल रखा, अगर इसको पास ले जाओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कोई भी अगर आपने मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसका मतलब उसके चारों ओर अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक, जहां तक उसकी फील्ड है, उसके अंदर अगर आपने कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करने वाला कोई सब्सटेंस अगर रखा, यानी कि कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया या फिर वहां पर आयरन रख दिया, कोबाल्ट, निकेल, अगर आपने इन सब सब्सटेंसेस को अगर उस फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, वो उससे अट्रैक्ट करेगा। सो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से ड्रॉ किया जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। सो ये एक्चुअल में है क्या, ये इमेजिनरी लाइंस है, हाइपोथेटिकल लाइंस हैं कि इसके किसी मैग्नेट के सराउंड किस तरह से लाइंस होती होंगी, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो देखिए, यहां पर हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया है, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। तो होता क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है यहां से साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ट्रेवल करती हैं। सो यहां पर भी क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगी। और भी तो ऐसी काफी सारी जो लाइंस हैं ये ट्रेवल करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर से। अब लेकिन मैग्नेट के अंदर से क्या होता है, ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं, बट इनसाइड ऑफ द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। और यहां पर देखिए,
अगर हमें ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है तो इसके लिए कंपास यूज करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। इसका जो हेड होता है ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, इसका जो ये होगा टेल यानी कि ये आपको साउथ डायरेक्शन इसका शो करेगा। तो यहां पर जब हम किसी कंपास को प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इसका हेड इस डायरेक्शन में होगा और टेल इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो उसके बाद जब आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो इसका जो यानी कि जो निडल है इसकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। तो जैसे जैसे इसकी पोजीशन आती है आप हर पॉइंट पे क्या करते हो, एक एक पॉइंट लगाते चलते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप एक एक डॉट लगाते चलते हो और हर एक प्लेस पे कंपास को रखते हुए चलते हो तो तब आपकी जो ये लाइंस है तब ड्रॉ आप उसके बाद ही ड्रॉ करते हो। सो इस तरीके से जो हम लोग इमेजिनरी जो लाइंस है इनको ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने बात कर ली कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट बट साउथ टू नॉर्थ इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट। उसके बाद देखिए यहां पर अगर हम एट पोल्स की बात करें तो पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये बहुत ही क्लोज होती है एक दूसरे से। यहां पर देखिए यहां पर काफी सारी जो रेज हैं यानी कि जो लाइंस है वो यहां पर है। तो जो स्ट्रेंथ होगी यहां पोल्स के ऊपर वो सबसे ज्यादा होती है। मींस यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो सबसे पहले वो पोल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होगा क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेंथ होती है पोल्स पे वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने का रीजन ये है क्योंकि यहां पर जो लाइंस है उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि अगर हम इस पोजीशन पे बात करें तो इस पोजीशन पर लाइंस बहुत ही कम है और बहुत दूर दूर है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो काफी कम होगा। इसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस हैं ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। मींस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा अब अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये कर जाए तो देखिए इसका जो डायरेक्शन जा रहा है अभी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई अगर लाइंस इस तरह से आई और इसको टच कर दिया, अब इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन तो ये हो गई और इसी पॉइंट से एक डायरेक्शन ये हो गई। तो जब हम डायरेक्शन बनाना होता है तो किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट हमारे निकल रहे हैं। सो किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो किसी एक पॉइंट से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं आ सकती हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखिए जो हमारा अर्थ है इसके कोर में कुछ ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैरी करने वाले सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। देखिए दिस इज अर्थ और यहां पर जो है इस अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये जो हमारा अर्थ है यानी कि 23.5 डिग्री एक्सिस पे क्या है ये इंक्लाइंड है, ये झुका हुआ है। अब यहां पर क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करने वाले सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो ये क्या करते हैं इसको एक मैग्नेट की तरह बिहेव करवाते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो एक एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है इस साइड में होता है जो अर्थ जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल और इस साइड होता है इसका नॉर्थ पोल। सो इसी वजह से अब क्या होगा, अगर आपने यहां पर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर आपने यहां पर सस्पेंड किया है, मान लीजिए किसी मैग्नेट को आपने थ्रेड से बांध के उसको अगर सस्पेंड कर दिया है तो यहां पर क्या होगा, इसका जो नॉर्थ होगा साउथ के साथ अट्रैक्ट होगा और जो इसका साउथ होगा वो इसके नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट होगा। तो ये क्या होगा, यानी कि आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करेगा। बट जो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है
ये आपका एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल नहीं शो करता है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है, यहां पर हमारा क्योंकि अर्थ जो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बट जो हमारा जो मैग्नेट होता है ये हमारा 15 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। सो इसी वजह से ये जो डिफरेंस है यानी कि 23.5 में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट विल बी, ये हो जाएगा आपका 8। दैट मींस 8.5 डिग्री का आपका क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। और अगर यहां पर अगर आप बिल्कुल सर्कमफेरेंस में जाएंगे तो ये जो डिफरेंस है ये अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर तक का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि 8.5 डिग्री इंक्लिनेशन डिफरेंस में 400 किलोमीटर तक का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए जो भी आप मैग्नेट या फिर कंपास को जब आप यहां पर रखते हो तो आपको एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ पोल नहीं दिखाता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस। ये उसका रीजन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ओरियस्टेड। इन्होंने क्या पाया कि अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रही थी। और वो इनको पता लगा जब इन्होंने क्या किया, किसी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया और उसके पास एक कंपास रख दिया, तो इन्होंने देखा कि उस कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और अगर कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। तो इसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और क्या किया कि रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि इस बार जो कंपास है उसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इन्होंने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ और होती है। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। डिफरेंट शेप्स में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स किस टाइप से होते हैं? तो सबसे पहले हमने लिया है एक स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर हम लें तो उसके अलाउंग होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हैं वो किस तरह से बनेंगी। देखिए, अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर लिया है यहां पर और हमने करंट की डायरेक्शन को ऊपर लिया है, तो यहां पर मैक्सवेल ने एक रूल दिया। मैक्सवेल ने अपना एक रूल दिया जिसको नाम दिया मैक्सवेल्स थंब रूल। क्योंकि ओरियस्टेड तो ये कह के चले गए थे कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, बट उनका डायरेक्शन क्या होगा ये बताया था मैक्सवेल ने। अब डायरेक्शन बताया कैसे? मैक्सवेल ने कहा अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो आपको करना क्या है, उस कंडक्टर को होल्ड करना है इस तरीके से कि जो करंट की डायरेक्शन हो आपके थंब की डायरेक्शन के अलाउंग होना चाहिए। और आपने उसको कंडक्टर को अगर पकड़ रखा है तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर यहां पर इस तरीके से हम इसको होल्ड करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये होंगी एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अगर यहीं पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती तब क्या होगा, देखिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। दैट मींस अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सवेल थंब रूल की हेल्प से किसी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद एक और रूल दिया था इन्होंने, वो दिया था स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल से भी हम पता कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू क्या होता है, अगर आप उसको क्लॉकवाइज अगर
रोटेट करते हो तो वो अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब जो अंदर की तरफ वो मूव हो रहा है, उसका मूवमेंट वो करंट शो कर रहा है। और आप जो क्लॉकवाइज को मूव करा रहे हो, इसका मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड से लाइंस है उनकी डायरेक्शन है। तो अगर इस तरीके से आपको ये शो हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और जो करंट आपका जा रहा है ये डॉट से शो कर रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ आपका करंट जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप स्क्रू को बाहर निकालते हो तो इसका मतलब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो दैट मींस वो बाहर की तरफ निकल के आएगा। बाहर की तरफ जो डायरेक्शन शो होगा वो शो होगा आपका करंट का। सो इसको डॉट से, इसको यहां पर करते हैं क्रॉस से। क्रॉस से इसलिए किया क्योंकि ये जैसे एरो देखा होगा आपने, एरो में क्या होता है, आगे वाला साइड पॉइंटेड होता है ये, और पीछे वाला आपको क्रॉस की तरह दिखता है। तो यानी कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ पॉइंटेड, और यहाँ पर आपका करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अब उस कंडक्टर को अगर मोड़ दिया और मोड़ के एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में इसको रख दिया हमने, अब क्या होगा, अगर हमने इसको सर्कुलर लूप के फॉर्म में रख दिया इस तरीके से, और हमने इसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रख दिया इस तरीके से, और यहां से हाफ पोर्शन बाहर आ रहा है इसका, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ। अब यहां से करंट फ्लो होगी। अब यहां पर ये जो पोर्शन है ये ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से जाएंगी अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे यानी कि बिल्कुल कॉर्नर्स में, तो इसके बिल्कुल पास होके जाएंगी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से क्या होंगी, थोड़ा दूर होती जाएंगी और यहां से बाहर निकलेंगे इस तरीके से। और यहां पर बात करें, क्योंकि ये भी ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर बिहेव करेगा, इसका मतलब यहां पर भी कुछ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगे। और यहां पर जो डायरेक्शन होगा दैट इज, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसा है तो आपको ये इस तरह से आपको डायरेक्शन शो होगा। और इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होंगी और ये ऐसे दूर जाती जाएंगी। और क्योंकि यहां पर जो कंडक्टर है इसमें करंट डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब आपका जो करंट का जो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो हर जगह पर क्या है, सेम डायरेक्शन में है। यहां पर सेंटर में आते आते ये जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाती है, और सभी की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, एक ही डायरेक्शन में सब जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर हम यहां पर बात करें कि सेंटर पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सेंटर पे, तो एक तो डिपेंड करता है इस करंट पे, यानी कि अगर इस करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, अगर आपने क्या किया, इसका जो रेडियस है, अगर ये जो आपका जो रिंग है सर्कुलर लूप है, इसका अगर आपने रेडियस इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, आपके जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। मींस साइज जितना बड़ा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कम, करंट जितना ज्यादा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। अब देखिए, अब हमने यहां पर बात कर ली कि एक हमने छोटा सा कॉइल लिया था, अब क्या करते हैं, उस कॉइल को बहुत सारे यानी कि रिंग्स में अगर कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, सो ये हमारे पास एक फॉर्म हो जाता है जिसे हमने नाम दिया है सोलिनॉइड। दिस इज नोन एज सोलिनॉइड। हमने क्या किया, एक रिंग के फॉर्म में इसको जैसे स्प्रिंग होता है, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के साथ, सो दिस इज नोन एज सोलिनॉइड। अब ये काम कैसे करता है, देखिए यहां से क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव से निकला और यहां से इस सोलिनॉइड के अंदर जैसे ही गया है तो क्या होगा,
यहां पर अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा और इसकी डायरेक्शन में आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन कौन सी होगी। अब एक साइड बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक साइड बन जाएगा साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ पोल हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा, इसके लिए हम पढ़ते हैं फेस रूल। अब फेस रूल में क्या है, देखिए अगर करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है सो इसका मतलब वो जो पोल बनेगा उस साइड में दैट इज साउथ पोल। अगर लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर उस फेस में नॉर्थ पोल बन जाएगा इस तरीके से। यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा लूप है दैट इज क्लॉकवाइज, यहां पर जो करंट जा रहा है ये हमारा है क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इस साइड में बनेगा साउथ पोल और इस साइड में बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ये हमने पहले पढ़ रखा है। सो इस तरीके से क्या होगा, ये एज ए मैग्नेट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया। उसके बाद ये जो मैग्नेट हमारे पास आया है इसकी अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें चेंज करने में हम इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए अगर आपने यहाँ पर बैटरी का यानी कि जो बैटरी है इसको ज्यादा हैवी लगा दे, मींस यहाँ से अगर करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई, अगर करंट बढ़ गया तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है नंबर 1 करंट पे। तो करंट को आपने इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2, यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स आप जितना ज्यादा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एनी सोलेनॉइड वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं उसकी, यानी कि सेकेंड पॉइंट हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। एंड नंबर 3 पॉइंट, इनका जो बीच का जो गैप है लेंथ ऑफ एयर गैप कहा जाता है इसको। सो लेंथ ऑफ एयर गैप जितना कम होगा यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ एयर गैप अगर आप कम रखोगे तब आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। सो ये कुछ चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी सॉलिनॉइड की। एक चीज पे और डिपेंड करता है दैट इज कोर मटेरियल। इसके अंदर आपने अगर कोई कोर इंसर्ट कर दिया, यानी कि कोर मटेरियल अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो मींस नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो इन चारों चीजों पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी सॉलिनॉइड की। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं और उसके चारों ओर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं। आइए देखिए किस तरह से। सो दिस इज अ सॉफ्ट आयरन और हमने क्या किया, इसके चारों ओर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दिया, लपेट दिया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, जैसे यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इस कॉइल से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और यहां पर साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, जैसा कि हमने अभी सोलेनॉइड के केस में देखा था। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे।
कुछ इस तरीके से। इनसाइड ऑफ द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ करती है, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा सिस्टम है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। ये क्या है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको भी चेंज भी किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो अगर हम इसमें करंट को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो जो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज होगी। अगर आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम करना है तो करंट को डिक्रीज कर दो आप। सो यानी कि करंट पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। नंबर सेकंड, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने इंक्रीज कर दिए, इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मींस नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ एयर गैप, जो इसके बीच का जो एयर गैप है अगर ये बहुत पास होगा यानी कि मैग्नेट हमारा स्ट्रांग होगा, और अगर ये काफी दूर होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मींस लेंथ ऑफ एयर गैप, यहां पर इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। यहां पर हमने यूज किया सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन यूज करने का रीजन है क्योंकि इसमें जो लॉसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। सो इसी वजह से हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। यहां पर अगर बात की जाए कि एक बार मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है? बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये जो बार मैग्नेट है ये एक परमानेंट मैग्नेट है, जबकि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको हम लोग एक टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। मींस अगर आप जब चाहें तो इसका मैग्नेटिज्म कम भी कर सकते हैं यानी कि बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। आप क्या करो, यहां से इस बैटरी के जो स्विच लगा हुआ है यहाँ पर इसको ऑफ कर दो तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिज्म है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। मींस ये क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है। नंबर सेकंड, इसके जो पोल्स हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मींस अगर जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ रहेगा, जबकि आप इसके जो पोल्स है इसको आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर आपने इसको यहां पर पॉजिटिव कर दिया, यहां पर नेगेटिव कर दिया, मींस यहां से करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई कॉइल में, और करंट की कॉइल में अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपके जो पोल्स है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ है बार मैग्नेट की, अगर स्ट्रेंथ आपको एक बार है तो फिक्स रहती है, जबकि इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। चेंज यानी कि इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। करंट को अगर आप इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, करंट को डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीज करो कम करोगे तो कम हो जाएगी। लेंथ ऑफ एयर गैप, जैसे आपने लेंथ ऑफ एयर गैप कम किया, बहुत पास पास ले आए, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाएगा। आप दूर दूर ले जाओ इसको, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं और उन चार्जेस के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कम होता है। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वहां पर। तो जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन्स में जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो मैग्नेट यानी कि इंपल्स के फॉर्म में होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन हो गया और हमारा हार्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। इसीलिए हमारी जो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे बने हैं, जैसे एमआरआई करते हैं आप लोग बॉडी का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं उसको, यानी कि बॉडी के अंदर की चीजों की आप स्कैनिंग कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एमआरआई। तो अब
एमआरआई करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम एमआरआई कर पाएंगे। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन वो काफी कम होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर आपने कोई कंडक्टर लिया और उसमें से कोई करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया और आपने उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा और कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर हमने क्या किया है, किसी एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया है और इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर करंट की क्या डायरेक्शन होगी और ये किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ये हमें बताया था फ्लेमिंग्स ने। फ्लेमिंग्स ने एक रूल दिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वहां पर फ्लेमिंग्स ने कहा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें इस पोजीशन में कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर आप देखिए, दिस थंब इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर फिंगर, दिस थंब इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस मिडिल फिंगर, एंड हियर दिस फोर फिंगर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस मिडिल फिंगर। तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। तो यहां पर जो थंब है ये डायरेक्शन शो करता है फोर्स की, जो फोर फिंगर है ये डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और जो मिडिल फिंगर है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर फ्लेमिंग ने क्या कहा कि तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। सो दिस इज फोर फिंगर और ये डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। Here thumb shows the direction of force. This is thumb, it shows the direction of force, and here this is middle finger. Middle finger shows the direction of current. तो अगर इन तीनों को आपने याद रखना है तो याद रखने का एक तरीका है। देखिए, आपकी फैमिली में जो हेड मेंबर होते हैं वो फादर होते हैं, और उसके बाद मदर आती है और उसके बाद चिल्ड्रन आते हैं। तो यहाँ पर जो हेड है फैमिली के वो फादर है, तो फादर से आप एफ से फोर्स याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मिडिल जो फोर फिंगर है यानी कि सेकंड फिंगर है वो मदर हो गया, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो थर्ड है वो है हमारा यानी कि थर्ड फिंगर है हमारा करंट का, यानी कि आप चिल्ड्रन से करंट याद रख सकते हैं। ओके, तो ये है याद रखने का तरीका। चलिए कुछ कंसेप्ट और हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कभी कहीं पर दिया हो कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करेगा। सेकंड पॉइंट, अगर किसी डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या फिर कहें कि नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने करंट को फ्लो करा देना है। अगर कहीं पर यह दिया हो कि आपका जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा यानी कि उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। या फिर आपका मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे, या फिर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स अगर ट्रेवल कर रहे थे और वो कहीं से टकरा के डिफ्लेक्ट हो गए, और वो डिफ्लेक्ट होने के बाद जिस डायरेक्शन में जाएंगे वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट होकर किसी डायरेक्शन में चले गए, उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक मोटर की, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे आपने घर पे देखा होगा, आपके इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है, तो आप लोग क्या करते हो, जो पानी खींचने के काम में आता है
आप लोग क्या करते हो, उसको सप्लाई देते हो, जैसी लाइट आती है आप स्विच ऑन करते हो, मोटर चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपके घर पे पानी आता है। तो वो क्या कर रहा है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। कौन? इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया और इसमें हम लोग करंट फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग इसको एक सप्लाई देते हैं और जैसे ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहां पर हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको प्रोड्यूस कराने के लिए इसको हम लोग रखते हैं, दो बड़े बड़े मैग्नेट्स लिए हमने, इस तरीके से, और इनको मैग्नेट्स के पास रख दिया। और यहां पर भी एक मैग्नेट रखा इसी तरीके से, एक बहुत बड़े साइज का मैग्नेट हमने यहां पर भी प्लेस कर दिया। अब ये जो मैग्नेट है इनको हम लोग हॉर्स शू पोल मैग्नेट कहते हैं, इनको हम कहते हैं हॉर्स शू पोल मैग्नेट। चलिए हम लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। देखिए यहां पर हमने मैग्नेट रखे हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिल गई। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस रखा है और इसमें से करंट भी पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें एक फोर्स लगेगा और ये कंटिन्यूअसली मूव करना स्टार्ट करेगा। यही हमारा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए हमने क्या किया, हॉर्स शू पोल मैग्नेट रखे इस तरीके से। अब हॉर्स शू पोल मैग्नेट रखने का रीजन ये है क्योंकि यहां पर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी हॉर्स शू पोल मैग्नेट में मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होती है, इसीलिए हम लोग मैग्नेट हॉर्स शू पोल मैग्नेट यहां पर लेते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, क्योंकि देखिए ये मैंने जो बनाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं नॉर्थ टू साउथ। और यहां पर हमने प्लेस किया एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अब रेक्टेंगुलर कॉइल को हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया स्प्लिट रिंग से, इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहां पर स्प्लिट रिंग से। इन स्प्लिट रिंग्स को हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज कम्यूटेटर। और यहां पर कम्यूटेटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रशेस से हम लोग अटैच करते हैं एक बैटरी। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना स्टार्ट हुआ और यहां से ये गया किस पे, इस कार्बन ब्रश से। अब कार्बन ब्रश क्या है, ये बिल्कुल पॉइंटेड रहता है इस शेप से, इस शेप का रहता है। और यहां से जो चार्जेस होते हैं वो इस कम्यूटेटर पे स्प्रिंकल होते हैं। चार्जेस क्या हुए, इसके ऊपर स्प्रिंकल हुए, और यहां से जो करंट है यहां गया इस वाले में, अब रेक्टेंगुलर कॉइल में जाएगा। रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने नेम दिया ए बी सी डी। अब रेक्टेंगुलर कॉइल की जैसी फेस ए में गया, अच्छा ये यहां पर हम लोग इसके वर्किंग पे भी आ गए हैं, बट पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए हमने हॉर्स शू पोल मैग्नेट लिए और हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया है, हमने इससे कम्यूटेटर अटैच किया है, स्प्लिट रिंग जिसको कहते हैं, और यहाँ पर हमने कार्बन ब्रशेस अटैच किए हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग देखिए, करंट निकलना स्टार्ट हुआ, यहां से करंट कम्यूटेटर से होते हुए अब ये पहुंच गया है करंट, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके फेस ए बी में। अब करंट की डायरेक्शन ये है ए टू बी। अब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब ये फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल।
सो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 4 फिंगर से शो करते हैं, करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर से शो करते हैं, तो जो थंब डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, यानी कि एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है यहां पर डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, सो दिस इज फोर्स। अब इसके बाद क्या हुआ, ये फोर्स को हमने नेम दे दिया F1, फोर्स F1। अब ये जो करंट है ये पास हो रहा है BC से, और जब भी कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हो इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गया, और यहां हमने अगर कोई कंडक्टर इसके पैरेलल में रखा हो तो इसमें कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए BC पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर फोर्स हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद ये जो करंट है ये पास हुआ C टू D। अब देखिए C टू D में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, तो हमारा जो फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स लगा हमारा ऊपर की तरफ, सो ये हो गया हमारा F2। सो इस साइड वाला फेस नीचे गया डाउनवर्ड, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, ये वाला साइड ये वाला फेस जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा। अब देखिए, अब यहां पर होता क्या है, ये हम लोगों ने स्प्लिट रिंग्स यूज कर रखा है, क्योंकि ताकि जो करंट की जो डायरेक्शन रहे वो सेम रहे, यानी कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज में रहे, क्योंकि जब अगर ये क्लॉकवाइज है, करंट अभी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अगर हम लोग स्प्लिट रिंग यूज नहीं करेंगे तो जैसे ही ये फेस इधर को आएगा, यानी कि अगर आपका CD फेस यहां पे पहुंचा और ये फेस तो ऐसे ही रहा, ये फेस AB यहां पे पहुंच गया इस वाले केस में, यानी कि एक रोटेशन के बाद AB यहां पहुंच जाएगा, BC हो जाएगा, CD हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए C टू D, और यहां पर A टू B। तो पहली बार में तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, सेकेंड टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बट ये स्प्लिट रिंग क्या काम करता है कि जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, तो ताकि हमारी जो करंट रहे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहे। सो स्प्लिट रिंग का ये यूज है यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसका रिवर्स भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। देखिए, अगर यहां पर हमने क्या किया, बार मैग्नेट्स रख दिए, अगर हमने यहां पर 2 बार मैग्नेट्स रख दिए इस तरीके से, और इसके बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अगर हमने यहां पर कंडक्टर रख दिया और उस कंडक्टर को हमने मूव कराना स्टार्ट किया, या तो अप साइड या फिर डाउन साइड, अगर आपने ऐसे करके मूव कराया तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है, इसमें आपका एक करंट इंड्यूस हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमेना है एक स्ट्रेट वायर में भी होता है, और अगर आपने यहां पर जैसे कोई कॉइल ले लिया, इस कॉइल को हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके दिखा देगा कि यहां पर करंट प्रोड्यूस हुई है या नहीं, जो इंड्यूस करंट आई है। तो अगर यहां पर करंट इंड्यूस हो रही है तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहां आप क्या करो, एक बार मैग्नेट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराओ, तो जैसे ही आपने तेजी से बार मैग्नेट को यहां पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया तो यहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी एक डायरेक्शन में। अभी हमने यहां पर डायरेक्शन मान लिया कि जो डायरेक्शन है करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहां आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसको बाहर निकाला, इस मैग्नेट को जैसे बाहर निकाला, अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, करंट इंड्यूस होगा, बट इस बार करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी इस केस में। तो यानी कि जब भी आप किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कराते हो या फिर बाहर निकालते हो, करंट इंड्यूस हो जाती है,
और अगर आपने इस मैग्नेट को इसके अंदर छोड़ दिया, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में अगर रख दिया इसको, तो उस टाइम पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो जो करंट इंड्यूस होती है, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट जो था वो डिस्कस किया था, बट यहां पर जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो उसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहां पर फ्लेमिंग ने क्या कहा कि अगर आपके राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हो, तो यहां पर जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगा, जो आपका फोर फिंगर होगा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो आपका मिडिल फिंगर होगा इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर फिगर से देखिए, हियर द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines, and the middle finger shows the direction of current। तो अगर आप इसको लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो यहां पर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हियर magnetic field lines and here the direction of current। सो ये है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, जिसकी हेल्प से हम लोग जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अब यहां पर देखिए, एक है एसी और एक है डीसी। यहां पर एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है? एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट। डीसी इज डायरेक्ट करंट। अब ये जो डीसी है, डायरेक्ट करंट है, इसका एक सिंगल डायरेक्शन होता है, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, इसका डायरेक्शन रिवर्स भी होता है। अगर यहां पर अगर हम डीसी की बात करें तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हो, दिस इज अ डीसी। बट अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट को अगर आपको शो करना हो तो ये क्या होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, जो आपने एक्सेस ले रखा है उसके एक बार पॉजिटिव और फिर एक बार नेगेटिव होगा, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव होगा। ये एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव शो होता है। फर्स्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, बट ये जो इंटरवल रहेगा वो फिक्स रहेगा। इंडिया में जो ये इंटरवल रहता है दैट इज 1/100 सेकेंड, यानी कि इतने टाइम में ये अपनी जो डायरेक्शन है इसको चेंज कर देता है। So this is the basic difference between AC and DC, alternating current and direct current। देखिए AC की बात करें तो हमारे जो घरों पे जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट की आती है, AC की आती है। तो कुछ इक्विपमेंट्स तो होते हैं हमारे जो डायरेक्ट AC पे रन करते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, और आपके जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं इनमें तो डायरेक्टली आपका एसी पे रन कर जाता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो एसी पे नहीं डीसी पे वर्क करते हैं, तो इनके लिए एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इनके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। जैसे हमारा टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, तो इनके अंदर छोटा सा डिवाइस लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद ही टेलीविजन आपका या फिर रेडियो आपका रन होता है, यानी कि उसके बाद ही चलता है। देखिए एक डिवाइस है हमारे पास जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि आप कुछ उसमें बाहर से कुछ मैकेनिकल वर्क करते हो और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और उसके बाद वर्किंग की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो एसी और डीसी में डिफरेंस हम लोगों ने पहले देख लिया है, तो अभी देखेंगे कि कैसे एसी जनरेटर से एसी करंट प्रोड्यूस होता है और जो डीसी जनरेटर है ये हमें डीसी करंट प्रोड्यूस करके देता है।
तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है अभी। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी किसी कंडक्टर को मूव कराया जाए तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये बेस्ड है। तो देखिए, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एसी जनरेटर की। तो यहां क्या किया जाता है, सबसे पहले दो बड़े बड़े मैग्नेट्स ले लिए हमने इस तरीके से। और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया और यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने दो रिंग्स रख दिए हैं, इनके साथ कार्बन ब्रशेस ऐड कर दिए हैं, लगा दिए हैं, अटैच कर दिए हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर के साथ। सो दीज आर स्लिप रिंग्स। ये बिल्कुल फुल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ये स्लिप रिंग्स कहते हैं इनको। दीज आर कार्बन ब्रशेस और ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। ये आपको करंट डिटेक्ट करके देगा कि यहां पर करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, करके देगा। उसके बाद दीज आर हॉर्सशू पोल मैग्नेट। ये जो हॉर्सशू पोल मैग्नेट होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब यहां पर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल भी ले लिया है। तो इसके अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिया है दो हॉर्सशू पोल मैग्नेट। हॉर्सशू पोल मैग्नेट के बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया है, उसके साथ हमने अटैच कर दिया है स्लिप रिंग्स और स्लिप रिंग्स से अटैच कर दिया हमने कार्बन ब्रशेस और इनको कनेक्ट कर दिया है यहां पर एक गैल्वेनोमीटर के साथ। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए, जब भी आप क्या करेंगे, एक्सटर्नली इसके ऊपर एक मैकेनिकल वर्क करेंगे। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया यानी कि ये मूव करेगा। अगर इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं अपवर्ड है, अगर आपने इसको अपवर्ड मूव कराया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो अब आपने देखना है कि करंट इंड्यूस जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। डायरेक्शन, फोर फिंगर जो रहेगा आपका डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और ये आपका डायरेक्शन शो करेगा मोशन का और करंट आपका इंड्यूस हो जाएगा। आपका जो मिडिल फिंगर है आपके जो करंट इंड्यूस होगा उसको शो करेगा। तो यहां पर आपका जो करंट इंड्यूस हुआ है दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में आपका करंट जा रहा है, तो यहां से ये हो गया आपकी करंट की डायरेक्शन। नाउ इन फेस बीसी, अब बीसी में क्या है, यहां पर जो बीसी कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इज पैरेलल टू दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब भी किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखते हो तो इसमें तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। नाउ इन फेस सीडी, अब सीडी में क्या है, देखिए अब ये कंडक्टर इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये साइड ऊपर जाएगा एबी वाला, सीडी वाला फेस नीचे जाएगा। दैट मींस ये जो यहां पर मोशन है वो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड मोशन है तो आप इसको अब डाउनवर्ड मोशन दिखाइए ऐसे करके। तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मींस फ्रॉम सी टू डी। सो सी टू डी यहां पर करंट इंड्यूस हो गया। तो इस तरीके से आपका जो एक करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर आपने देखिए जो मूवमेंट कराया है कॉइल का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराया है, इस तरीके से कॉइल मूव कर रहा है। और जो आपका करंट इंड्यूस हो गया है दैट इज आल्सो क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने
कॉइल को मूव कराया, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका जो करंट होगा वो इंड्यूस होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। अब यहां पर देखिए, अब फर्स्ट हाफ में तो आपको ये स्लिप रिंग 1 है, ये स्लिप रिंग 2 है। अब यहां पर जो करंट जो हमारा इंड्यूस होके आ रहा है, जो हमें शो हो रहा है, वो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। अब वो कैसे, देखिए फर्स्ट हाफ में तो क्या हुआ, जब आपका कॉइल ने रोटेशन स्टार्ट किया, जैसे हाफ रोटेशन स्टार्ट किया तो इसका फेस चेंज हो जाएगा। अब हाफ डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो ए बी है ये यहां पे आ जाएगा, इसके बाद जैसे रोटेट होगा ए बी की डायरेक्शन यहां आ गई, और ये आ गया आपका ए बी, ये हो गया आपका सी डी। अब इस टाइम पे क्या होगा आपका, जो क्योंकि ए टू बी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जो इंड्यूस करंट हो रहा है वो ए टू बी हो रहा है, यहां पर बी टू सी और सी टू डी, यानी करंट इसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट हाफ में जो आपका स्लिप रिंग है, फर्स्ट स्लिप रिंग की वजह से आपको आउटपुट मिलेगा, और सेकेंड हाफ में भी आपको आउटपुट मिलेगा कंटिन्यूअस। तो यानी कि आपको एक बार तो पॉजिटिव मिलेगा, मींस एक डायरेक्शन में, मींस अगर क्लॉकवाइज है तो आपको फर्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज मिला, बस सेकेंड में क्या होगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो इसका मतलब आपकी जो करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, दैट मींस नेगेटिव। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट हाफ में पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव, तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर जो आपको इस जनरेटर में जो आपको करंट प्रोड्यूस होकर जो आपको करंट मिलेगी, दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एसी जनरेटर का। अब देखिए डीसी जनरेटर में क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो आपको करंट मिलती है वो डायरेक्ट करंट मिलती है, तो यहां पर भी आपको यूज करना है दो बड़े बड़े हॉर्स शू पोल मैग्नेट्स। सो इस तरीके से आपने 2 हॉर्स शू पोल मैग्नेट को यहां पे रख दिया, और इसके बीच में आपने रख दिया एक रेक्टेंगुलर कॉइल, बिल्कुल उसी की तरह जिससे हमने पहले किया था। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप जो रिंग्स यूज करेंगे दैट विल बी स्प्लिट रिंग्स, जिसको हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं, और इसको आप अटैच करेंगे कार्बन ब्रशेस के साथ, और इसको फाइनली आप अटैच करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। सो दीज आर हॉर्स शू पोल मैग्नेट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, दीज आर कम्यूटेटर, और इनको हम लोग स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। These are also known as split rings. These are carbon brushes, and galvanometer is used to detect the current. galvanometer करंट को डिटेक्ट करेगा जो इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसको मूव कराना है आपने रेक्टेंगुलर कॉइल को, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो इस तरह से ट्रेवल कर रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो आपका जो कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मोशन की डायरेक्शन ऊपर, तो आपका करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, दैट मींस इसको हम लोगों का नेम दें ए बी सी डी। तो यहां पर जो करंट इंड्यूस हुआ है वो A to B। Now BC is parallel to these magnetic field lines, तो BC में तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, बट यही करंट इसमें भी फ्लो करेगी। अब यहाँ पर C to D में आपको फिर से चेक करना हो तो आप फिर से चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन अब नीचे होगी, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो अब ये पोर्शन ऊपर जा रहा है तो ये पोर्शन नीचे जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड गया। तो इस तरीके से आपको जो इंड्यूस करंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी C to D। तो यहाँ पर C to D आपका जो है जो करंट है उसकी डायरेक्शन आपको मिल गई, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो कर रही है, A to B, B to C, C to D। अब यहां पर देखिए आपका जो कम्यूटेटर है ये क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ताकि हमारी जो करंट रहे वो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करे, वो इसमें हेल्प करता है। तो इसका काम यही है कि आपकी जो भी रिवर्स हो रहा है
क्योंकि एक रोटेशन के बाद क्या होता है, जैसे रोटेशन चेंज हुआ तो आपकी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो ये क्या करता है, उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। सो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कम्यूटेटर। तो इसकी वजह से आप लोगों को फर्स्ट हाफ में भी एक, यानी कि आपको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेक्स्ट हाफ में भी आपको पॉजिटिव ही मिलता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होके मिलती है दैट इज डायरेक्ट करंट, आपको डीसी देता है। और यहाँ पर जो आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा तो उससे आप पता लगा सकते हो। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज मूव कराया है तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगी, ये डिफ्लेक्शन किसी डायरेक्शन दिखाएगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया है तो डायरेक्शन किसी डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में शो करेगा। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का काम। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद यूजिंग टू कॉइल्स। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, दो कॉइल्स ले लिए हैं और पहला जो कॉइल है इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और जो दूसरा कॉइल लिया है ये हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। इस स्विच को जैसे आपने ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से करंट फ्लो होगा और इस कॉइल में जाएगा। जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा और उससे क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास में है ये कॉइल, तो यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जबकि ये दोनों बिल्कुल अभी स्टेशनरी पोजीशन में रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है सेकंड वाले का कॉइल का, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। यानी कि यहां पर भी क्या है, थोड़ा सा करंट इंड्यूस हो गया है। अब अगर इसको हमने फिर स्विच ऑफ कर दिया, अब फिर करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, जैसे आपने क्या किया, इसको स्विच ऑफ किया, फिर भी क्या होगा, यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है आपका ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट इस बार अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। यानी कि यहां पर फिर से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इस बार आप क्या करो, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहो, तो ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है कभी इधर कभी इधर इस तरह से आपका डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा। यानी कि इसमें कंटिन्यूअसली करंट इंड्यूस हो रही है। अगर आपने इसको स्विच ऑन करके रख दिया, थोड़ी देर ऑन रखा, तो उसके बाद एक बार डिफ्लेक्शन होने के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप इसमें फिर से डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं कि हमारा करंट भी कंटिन्यू इसमें फ्लो करता रहे और इसमें डिफ्लेक्शन आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को इसके पास ले जाना होगा। या तो आप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इसको जैसे आप इसके पास लेके जाओगे, यानी कि इन दोनों में अगर आपस में मूवमेंट है, अगर रिलेटिव मोशन में अगर ये दोनों हैं, तो यहां पर एक करंट इंड्यूस होगा जिसकी वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। या तो आप इसको इसके पास लेके जाओ, फिर थोड़ा इसको दूर लेके जाओ, यानी कि इसमें मोशन जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा था कि आप बार मैग्नेट को अगर किसी कॉइल के अंदर जैसे इंट्रोड्यूस करते हो, तो वहां पर भी हमारा करंट इंड्यूस हो रहा था। तो सिमिलरली बिल्कुल यहां पर भी क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इस वाले में एक इंड्यूस करंट आ जाएगा, और जिसकी वजह से जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग की, यानी कि हमारे घर में जो भी वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। ये देखिए यहां पर एक वायर है हमारा एल, हमने एल से शुरू किया है, दिस इज लाइन वायर, और एक और वायर है सेकंड वायर, इसको हमने एन से शो किया है, दिस इज न्यूट्रल वायर। तो मेनली जो है दो वायर जाते हैं बाहर से, कहीं से कनेक्शन होके दो वायर आपके घर पे आए। सबसे पहले यहां पर एक फ्यूज लगा होता है। अब ये फ्यूज क्या करता है, देखिए ये एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर कहीं पर अगर किसी वजह से करंट बहुत ज्यादा आ गया, तो ये क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे रहेंगे वो सेफ रहेंगे। सो इसीलिए ये फ्यूज लगा होता है। और उसके बाद फ्यूज से आगे निकल के ये हमारा एक मीटर बॉक्स है, जिसमें आपका जो है दिस इज अ मीटर बॉक्स। इसमें जो भी आपकी रीडिंग्स है, जो कि किलोवाट आवर में शो होता है, यानी कि जिसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, तो वो आपका इसमें रीडिंग शो होती है। तो उसके बाद मीटर बॉक्स के उसके आगे जो होता है, एक होता है मेन स्विच बोर्ड। सो उससे आगे लगा रहता है आपका एक
स्विच बोर्ड, जहां पर आपकी एमसीबीज कनेक्ट रहती है, ये हमारे क्या है एमसीबी है। और उसके आगे ताकि ज्यादा सेफ्टी हो उसके आगे हम लोग एक और फ्यूज लगाते हैं। बाय चांस कभी मान लीजिए ये फ्यूज मेल्ट हुआ, लेकिन फिर भी करंट किसी न किसी वजह से किसी न किसी रीजन से अगर आगे फ्लो कर भी गया है हैवी करंट, तो दूसरा फ्यूज क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये ताकि हमारी सेफ्टी और ज्यादा रहे इससे, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस होंगे, जो इक्विपमेंट्स होंगे काफी महंगे होते हैं। आपके घर पे जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे, अगर हैवी करंट फ्लो कर गया तो सब के सब एक साथ खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक और फ्यूज लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमारी जाती है लाइव वायर, जो आप लोग देखते होगा रेड कलर की होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल वायर। एक और वायर जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो वायर है इस तरीके से, इसी तरीके जैसे हमारे लाइव वायर की, इसी तरीके से एक और वायर जाती है। उसके बाद एक और थर्ड वायर होती है, इसको हम कहते हैं अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, इसको अर्थिंग वायर बोलते हैं इसको। अगर कभी किसी रीजन से कभी अगर करंट एकदम से चार्जेस ज्यादा फ्लो हो गया, यानी कि अगर करंट एकदम से एक्स्ट्रा आ गया, तो इससे क्या होता है, अर्थिंग के जरिए आपका सारा का सारा जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो अर्थ में चला जाता है। अगर कहीं पर अगर लीकेज हो गया तो सारा का सारा जो चार्ज होगा वो जो अर्थिंग वायर है उसके थ्रू आपका सब अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मीटर बॉक्स है, इससे भी हमने अर्थिंग वायर कनेक्ट कर रखा है। जो मेन स्विच बोर्ड है, इसमें से भी अर्थिंग वायर कनेक्ट कर रखा है। आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे उन सभी की अर्थिंग से कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कनेक्ट कर रखा है, देखिए बल्ब। तो यहाँ पर आपने देखिए लाइव वायर से इसको कनेक्ट किया सबसे पहले, तो ये आपको टच नहीं कर रहा है, यहाँ से भी टच नहीं कर रहा है। आपने यहाँ पर स्विच एक लगा रखा है। उसके बाद जो सेकंड आपने कनेक्शन दिया है वो दिया है न्यूट्रल वायर से, तो इसको भी टच नहीं कर रहा है। अब ये बल्ब के लिए एक अलग से स्विच हो गया, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही मान लीजिए एक आपने बड़ा सा एक स्विच दिया जो 3 प्लग वाला स्विच होता है, तो आपने क्या किया, लाइव वायर से ये भी टच नहीं कर रहा है, इसको भी टच नहीं कर रहा है, सीधा स्विच बोर्ड में जा रहा है। आपने एक स्विच अटैच किया है। इसके बाद आपको इसको कनेक्ट करना होता है लाइव वायर के न्यूट्रल वायर के साथ भी, तो इसको टच नहीं कर रहा है न्यूट्रल वायर के साथ। अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट होता है, क्योंकि हमें पता है ये अर्थिंग के लिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन इसके साथ भी देते हैं, एक अर्थिंग की वायर इसके साथ भी टच कराते हैं। तो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे जहां पर भी ये 3 स्विच है, यानी कि वो अर्थिंग के लिए होता है, तो ये अर्थ वायर एक इसमें कनेक्ट किया जाता है। तो जितने भी आपके अप्लायंसेस लगे होंगे उन सब में क्या होगा, अर्थिंग होगी। क्योंकि अगर कहीं पर भी चार्जेस के लीकेज हो तो सारा का सारा जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाए और आपको शॉक से बचाता है। इसके बाद देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ये बना होता है टिन प्लेटेड कॉपर वायर, यानी कॉपर का वायर लेते हैं उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करते हैं, बहुत ही पतली सी एक वायर बनाते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, उसको चेक किया जाता है कि इतना पतला हो कि आपने अगर मान लीजिए 5 एम्पियर की यहाँ पे अगर करंट फ्लो करानी है तो 5 एम्पियर से अगर थोड़ा भी ज्यादा होगा तो वो हीट अप हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जहां अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो हीट अप हो जाता है। तो अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो होने से अगर उसकी हीट अगर बढ़ जाती है तो ये आपका जो फ्यूज होगा ये मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ये मेल्ट होगा तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और आपके जो डिवाइसेस रहेंगे वो सेफ रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। बट आजकल हम लोग फ्यूज की जगह अब तो जो आपके कुछ दूसरे और डिवाइसेस आ गए हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। अगर आपका करंट कहीं ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो ट्रिप हो जाएगा। तो आजकल जो हम लोग सेफ्टी डिवाइसेस के लिए उनको यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं।